जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ टाइम को कैसे मैनेज किया जाए ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है विद इन टाइम ख़त्म हो सके। ये बहुत बड़ा इशूज़ आते हैं जो लोग की जिनकी तैयारी भी अच्छी होती है उनके साथ भी, जिनकी तैयारी नहीं भी अच्छी होती उनके साथ भी इशूज़ आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है बट उनका टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारे सवाल वो आते हुए भी उनसे रह जाते हैं, छूट जाते हैं, या मान लो एग्ज़ाम टाइम का ख़त्म हो जाता है और उनका पेपर पूरा नहीं हो पाता है। इसका बहुत से कैंडिडेट क्या होता है, उनको बहुत से कैंडिडेट को लॉस होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मोस्टली जो हम लोग का एग्ज़ाम जो कट ऑफ होती है ना, तो या जो हम लोग का कट ऑफ डिसाइड होता है वो लास्ट के जो नंबर होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे मान लो 400 का नंबर का अगर पेपर है तो 200 से 250 और 350 तक तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। 300 के ऊपर जैसे ही बढ़ोगे आप ना, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे भीड़ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, यानी कि ज़्यादा नंबर लाने वाले की संख्या कम होती चली जाएगी और सिलेक्शन उन्हीं का होता है। उनके क्या प्लस पॉइंट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, उनके साथ में टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छा होता है। जैसे मैं बताऊँ पर्टिकुलर मेरे साथ में क्या था यूपीएसआई के एग्ज़ाम में कि मैंने पेपर सॉल्व किया था और पेपर सॉल्व करने के बाद 20 से 25 मिनट मेरे पास टाइम बच गए थे पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम होता है 20 से 25 मिनट। तो इस टाइम में मैंने क्या किया था कि जो मेरे मैथ के क्वेश्चंस छूट गए थे या जो मेरे रीजनिंग के क्वेश्चंस छूट गए थे उन्हें मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया था। ऐसे 8-10 सवाल थे जो मेरे बाद में सही हुए हैं दोबारा अटेम्प्ट करने पे। और वो 8-10 सवाल का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि 20 से 25 नंबर जो है मेरे लास्ट में यहाँ से बढ़े थे। इसी की देने की मेरे 350 नंबर हुए जाकर। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आपको दूसरों से आगे रखता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है एग्जाम में तो आपको दूसरों से 2 4 6 सवाल आगे ही रखेगा, आप दूसरों से कुछ ज़्यादा ही बेटर अच्छा करोगे। तो आज हम मेरा जो टॉपिक पूरा है वो इसी बात पे है। पहले वो तो देखिए टाइम मैनेजमेंट का कोई पर्टिकुलर ये रूल नहीं होता कि आप ऐसा करोगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। या मतलब कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है टाइम मैनेजमेंट के लिए। दूसरी चीज़ क्या बताते हैं कि देखो टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसा नहीं होता है कि आपका कल एग्जाम है और आपने साफ के यूट्यूब पे वीडियो देखी और सुबह गए तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया। टाइम मैनेजमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, यानी 2 से 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होने में, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ कि जो यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल ये रहे कि वो सुधार जो हमें करने हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर वो हम पहले कर सके, ना कि हम एग्जाम के टाइम पे बड़बड़ाएं कि यार टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। क्योंकि देखिए वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, दूसरा लैंग्वेज जो होती है ना सवालों की बड़ी बड़ी होती है किसी किसी सवाल की। तो क्या है, ऐसे में अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छा है तो आपको दिक्कत होगी एग्जाम में, आपका टाइम कम पड़ेगा, आपको बहुत इजी चीज़ें आती हुई छूट जाएंगी। तो आज मेरा पूरा वीडियो ये आपका टाइम मैनेजमेंट पे है, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप लोग जैसा भी इस समय प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे, आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे, जो भी दे रहे हों उन चीज़ों को आप इनमें भी अप्लाई करिए। इनमें जब अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो ये धीरे 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 आपका क्या हो जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी और वो चीज़ आपको एग्जाम में यूज़फुल होगी आपके लिए। एक दिन मैंने बताया, एक दिन में एक बार में अचानक नहीं बनती चीज़ें, धीरे धीरे हैबिचुअल होते हैं आप उनके। तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ और जो वो मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद अप्लाई की जिसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है और इसका मुझे सभी एग्जामों में रिजल्ट मिलता है कि सभी एग्जामों में मेरे नंबर अच्छे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज प्लस टाइम मैनेजमेंट दोनों जरूरी होता है। तो अगर आपका नॉलेज अच्छी टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छा तब भी आप सवाल नहीं कर पाएंगे, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है नॉलेज नहीं अच्छी है तब भी आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि इनको आपको अपने टेस्ट में इंक्लूड करना है और मैं जो चीज़ें खुद अप्लाई करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए पहले क्या होता है कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में इंटर करता हूँ तो देखिए एग्ज़ाम हॉल में इंटर करने से पहले हम वो सारी चीज़ें कर लें पहले से जो हमें एग्ज़ाम में बीच में डिस्टर्ब ना करें। जैसे अगर पानी पीना है, हमें मुंह धुलना है या वॉशरूम जाना है, जो भी कर चीज़ें करनी हो पहले कर लो कि ड्यूरिंग एग्जाम, अगर 2 घंटे का एग्जाम या 2.5 घंटे का एग्जाम 3 घंटे एग्जाम जो भी है उस बीच में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। पता चला आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका ध्यान किस में कि यार प्यास लगी है, आपका ध्यान किसी और चीज़ में है। तो आप पहले एग्जाम हॉल में जाएं, पहले ये चीज़ कर लें ताकि आपको बीच में माइंड डिस्टर्ब ना हो। और आप जब भी टेस्ट देने बैठें तो टेस्ट के टाइम पे भी आप ऐसी चीज़ें कर लें कि आपको बार बार उठना ना पड़े। आप कोशिश करें कि पूरा टेस्ट एक बार में दें आप,
ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप सीट पे बैठे, जिस सीट पे हम लोग बैठते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में जब ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आप सीट पे बैठेंगे, तो वहाँ का आसपास का माहौल जो है वो थोड़ा चेक कर लेना। मैं अक्सर करता हूँ कि देखता हूँ कहीं सीट हिल तो नहीं रही है, या कहीं कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही है सीट से, या कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं, कोई चीज़ चुभ तो नहीं रही है, मतलब। और ऐसा आप वहाँ का माहौल बना लो कि अगले 2-2.5 घंटे तक कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। ये चीज़ आप लोग टेस्ट भी देते समय भी करो कि जब भी टेस्ट दो तो ऐसी जगह दो कि जहाँ पे आपका डिस्टरबेंस ना हो 2-2.5 घंटे। जितनी देर आप टेस्ट दो, टेस्ट बिल्कुल फ्लो में दो, शुरू से लेकर लास्ट तक दो। तो ये चीज़ मेरी पहली होगी कि पहले आप खुद को प्रिपेयर कर लो अच्छे से कि बीच में डिस्टर्ब ना हो। दूसरा क्या है कि आप जिस भी सीट पे बैठो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा देख लो कि कोई ऐसी इशूज़ तो नहीं है जो मुझे बाद में बीच में ड्यूरिंग एग्ज़ाम के बीच में आपको परेशान तो नहीं करेंगी। ठीक है। तीसरा फिर क्या है कि आपकी जो आईडी कार्ड है, जो आपका क्या कहते हैं एडमिट कार्ड है, उसको क्या है कि आप बाहर रख लो आराम से साइड में, क्योंकि बीच में आपका आईडी कार्ड और आपका क्या कहते हैं जो एडमिट कार्ड है वो चेक करने वाले आते रहते हैं। आप बार बार निकालोगे रखोगे, आप साइड में वही रख दो टेबल पे, वो अपना देखते रहेंगे, चेक करते जाते रहते हैं। ठीक है। ये हो गया कुछ काम। फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको क्या है, रफ सीट रहेगी, रफ सीट में रफ करेंगे। बट अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है कि आपकी रफ सीट भी क्वेश्चन पेपर के साथ इंक्लूडेड होती है। या तो लास्ट पेज में होगी, या तो पेज जो जिस पेज में सवाल लिखे हों उसमें नीचे होगी। दो चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है। तो आप लोग क्या है कि जब भी मैथ सॉल्व करें या रीजनिंग सॉल्व करें या जो भी चीज़ें लिखें, आप जो क्वेश्चन है, आपको पहले फिलहाल तो मना किया जाता है कि क्वेश्चन पेपर में मत लिखो, लेकिन कोशिश करो जहाँ क्वेश्चन है अगर वहाँ करोगे तो क्या रहेगा कि इनकेस आपने अगर सवाल उस टाइम पे छोड़ दिया, पहले तो बेर बेर पेज पलटने का काम खत्म हो जाएगा। दूसरा कि अगर इनकेस आपने सवाल छोड़ दिया, आपको नहीं आया है, आपके पास लास्ट में टाइम बचता है, आप उसको दोबारा अटेंड करते हो, तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहाँ से आपने छोड़ा हुआ है। आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है। तो दूसरा क्या करना है कि जब पेपर दो, जहाँ क्वेश्चन पेपर हो, रफ वाला काम उसी के पास में करो, ताकि आपके माइंड में चीज़ें बनी रहें। ठीक है। इसके बाद क्या है कि कैलकुलेशन कम से कम करो। जब भी, जैसे मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं एग्ज़ाम जब पढ़ता हूँ पेपर, जब मैं पेपर देता हूँ तो मैथ या रीजनिंग कुछ भी करता हूँ, तो मेरी एक आदत ये है कि जब मैं मैथ पढ़ता हूँ तो ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, नीचे तक जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो जब तक क्वेश्चन मेरा पढ़ के खत्म होता है तब तक मेरा आंसर या तो आ जाता है, या तो एक इक्वेशन मुझे मिल जाती है जिसको सॉल्व करके मैं आंसर ले आता हूँ। यानी मुझे बार बार सवाल नहीं पढ़ना पड़ता है। ये आप लोग के भी साथ हो जाएगा। आप लोग आदत डालें कि सवाल एक बार में ही पढ़ के सॉल्व करें, बार बार पढ़ने की आदत न डालें। ठीक है। जैसे आपने मैथ का सवाल स्टार्ट किया, वो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया, पहली लाइन से पढ़ते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ। लास्ट लाइन जब तक पढ़ोगे, लास्ट वर्ड जब तक पढ़ोगे, या तो तुम्हारे माइंड में आंसर आ जाना चाहिए, और आंसर नहीं आ रहा तो एक एक सीक्वेंस, एक एक जो इक्वेशन होती है ना, वो आपके क्वेश्चन के बगल में बन के आ जानी चाहिए। और उस जो इक्वेशन बन के आई है उसमें जो काट छांट है, यानी कि देखो, पूरा गुणा नहीं करने लग जाना, पूरा भाग नहीं करने लग जाना, कोशिश करना उस इक्वेशन को और छोटा कर सको। छोटा का मतलब उसमें जितनी चीज़ें कट रही हूँ वो काट दो, कम से कम चीज़ें बचें। और ऐसे ही सवाल बनते हैं, चीज़ें कम से कम ही बचती हैं लास्ट में। आप सबके गुणा करने लगोगे, फिर सबको भाग देने लगोगे, तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो कोशिश करो कम से कम चीज़ें बचे आपकी इक्वेशन में। कम से कम चीज़ें बचेंगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा क्या है, कोशिश करो कि अगर जितने मैक्सिमम सवाल आप लोग प्रैक्टिस सेट जब दो, तो मैक्सिमम आप सवाल, जितने सवाल आप बिना पेन उठाए कर सकते हो उतना अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आप पेन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कम से कम यूज़ करो। ठीक है। ये आपका मैथ रीजनिंग के लिए करना है। पहला क्या, सवाल को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ते चले आना है, पढ़ने के साथ साथ समझते भी जाना है साथ में। ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले हम पढ़ेंगे फिर दोबारा हम समझेंगे, हम दोबारा हम सॉल्व करेंगे, ऐसा मत करो, टाइम इतना नहीं होता वहाँ पर। आप सवाल को उधर पढ़ो, लास्ट तक पढ़ के आ रहे हो, तब तक आपके सवाल आंसर माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है। या इक्वेशन बन जानी चाहिए आपकी कि मुझे ये सॉल्व करके जो है आंसर ले आना है। फिर इक्वेशन में चीज़ें को पहले भी काट छांट दो, यानी कि कम से कम उसमें क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़े। या आप जब पूरा सवाल पढ़ चुके होगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें मुझे आएंगी कि नहीं आएंगी। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आप उसमें सर्कल कर दो। ऑनलाइन में तो देखो मार्क करके आदमी छोड़ देता है, ऑफलाइन में आप उसमें सर्कल कर दो। सर्कल करके आप छोड़ सकते हो, अगले सवाल में बढ़ जाओ, लेकिन लास्ट के 10-5 मिनट में उनको आपको पूरा करना है आके। ये मान लीजिए लास्ट में जो टाइम बचेगा, ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाओ।
ये हो गया आपका मैथ रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं कि जैसे आप एग्जाम में बैठे, एग्जाम स्टार्ट किया, तो जब भी आप एग्जाम में स्टार्ट करो पहले पेपर से, प्रैक्टिस सेट में भी ये करना है, पहले क्वेश्चन से ही स्पीड मेंटेन करके चलना है। ये नहीं कि शुरू शुरू में तुम ढीले पड़ गए आराम से पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है। पहले क्वेश्चन से, जैसे हम लोग लास्ट में एकदम बढ़ाते हैं ना, पहले क्वेश्चन से ही स्पीड मेंटेन करके चलनी है। और हिंदी अगर अटेंड करने की मैं बात करूँ तो पहले वो पोर्शन अटेंड करो जो आपको सिंपल लगता हो, जो चीज़ें आपको आती हो अच्छे से। जैसे हिंदी मान लो, पहले आप हिंदी अटेंड करो, फिर जीएस अटेंड करो। अब जीएस में क्या करना है, हिंदी और जीएस में ये करना कि जैसे जीएस का पोर्शन है, मैंने अक्सर देखा है कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं जीएस में, जीएस के सवाल को 3-3 4-4 बार पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होगी आपके अंदर। तो आप जीएस के लिए क्या करें कि सवाल को एक बार पढ़ें, पहली बार में जो आपको लग रहा है कि ये आंसर सही है उसे टिक मारें। ठीक, मोस्टली केसेस में जीएस के साथ ये होता है कि जो पहली बार हम लोग पढ़ते हैं वही सही होता है। इसके पीछे रीज़न मैं बता रहा हूँ। जब भी हमने कोई चीज़ पढ़ी हुई होती है या जब भी कोई चीज़ हमने देखी हुई होती है, तो क्या होता है कि जब हम उसको दोबारा देखते हैं तो माइंड में तुरंत मैसेज आता है कि हाँ यार ये चीज़ मैंने कहीं देखी हुई है या मैंने ये सुनी हुई है कहीं भी। ठीक है, तो क्या है कि तुरंत आपके माइंड में मैसेज आएगा कि यार ये वाला उसका ऑप्शन ये वाला हो सकता है इसका। ठीक है, आपको श्योर नहीं पता होगा बट आपके माइंड में ये मैसेज आएगा कि हाँ यार इसका ये हो सकता है। ठीक है, तो जब आपके माइंड में पहली बार मैसेज आए कि ये हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि उसी पे ही कायम रहें, बार बार सवाल को पढ़ के अपने आप को बहुत ज़्यादा भ्रमित ना करें। क्योंकि क्या है, जीएस में आप जितना भ्रमित होते हैं उतनी गलतियाँ होती हैं। एक हमारे मित्र जो हमारे बैच में एक साथी थे हमारे साथ, वो एग्ज़ाम देने गए, उनके जीएस में 17 क्वेश्चन पहले सही थे। उन्होंने क्या किया, जीएस को दोबारा अटेंड करना, टाइम बचा उनके पास, उन्होंने जीएस को दोबारा अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। उनके बचे 11 सही, लास्ट में 6-7 सवाल और गलत हो गए उसमें से। ठीक है, तो वो मुझे बता रहे थे। तो क्या होता है सिस्टम, फिर वो उसमें बाहर हो गया आपके सेक्शनल में। तो ये सिस्टम होता है, आप जीएस को एक बार में ही अटेंड करें, पूरा कोशिश करें। ठीक है, एक बार में ही अटेंड करें, बार बार उसे अटेंड ना करें। क्योंकि जीएस आपकी मैथ की तरह नहीं है कि हाँ भाई कैलकुलेशन नहीं आ रही थी या मेथड नहीं आ रहा था या ये चीज़ नहीं आ रही थी या फार्मूला नहीं याद आ रहा था, मुझे दोबारा में याद आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जीएस में जो चीज़ें आती हैं वो पहली बार में ही आ जाती हैं, उसे बार बार अटेंड करके अपना टाइम मत बर्बाद करें। यहाँ से टाइम सेव कर सकते हैं आप हिंदी से, और जीएस से क्या कर सकते हैं आप, यूपीएसआई के एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं। कोशिश करें 15 से 20 मिनट में अगर ये जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा तो वो टाइम आप इसको मैथ और रीजनिंग को दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे आगे नॉलेज। देखिए, जब व्यक्ति को नॉलेज अच्छी होती है तो वो उतना ही कम कंफ्यूज होता है और उतना ही जल्दी वो क्विक उसका आंसर देता है, उतना ही जल्दी वो आगे बढ़ता है। अगर हमें कोई सवाल नहीं आएगा तभी हम उसको 4-5 बार पढ़ेंगे, अगर हमें सवाल आ जाएगा तो हम उसको 4-5 बार नहीं पढ़ेंगे, पहली बार में ही पढ़ के उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ठीक है, इन पे अगर काम करोगे तुम, सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है इन पे अगर काम करोगे तो ये मान लीजिए ये चीज़ें मिलाकर ही आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा करती हैं। आपको अगर सवाल बीच में लग रहा है कोई कि मुझे दिक्कत कर रहा है, मुझे नहीं आ रहा, आप उसे सर्कल करके छोड़ सकते हो, बाद में री अटेंड कर सकते हो, दोबारा अटेंड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, सूझ नहीं रहेगा, टाइम मिल जाएगा, आपका बच जाएगा टाइम अगर स्पीड से करोगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी मैंने चीज़ें बताई हुई हैं उनका पहले प्रैक्टिस सेट में उसको अप्लाई करो। उसको जब भी आप प्रैक्टिस सेट करो उसको अप्लाई करो। आप देखो प्रैक्टिस सेट में धीरे 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 क्या होगा, आपका टाइम धीरे 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 कम होता जाएगा, यानी आपका टाइम बचता जाएगा। ठीक है, जब आपका टाइम बचेगा तो आप दोबारा प्रैक्टिस सेट में क्या है, मतलब एक सर्कल टाइप की चलती है। पहले मैंने पूरा पेपर अटेंड कर लिया, जो आ रहे सारे कर लिए, टाइम बचा, फिर दोबारा मैंने पेपर अटेंड किया, जहाँ मैं फंसा था उनको मैंने कर लिया। ठीक है, तो 2-3 सर्कल ये चलती हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका पूरा पेपर जो है लगभग जितनी भी चीज़ें आपको आती होंगी वो सारी हो जाएंगी। और मैंने जल्दी स्पीड की बात की, देखो जनरली क्या होता है कि आप कितने भी केयरफुली पेपर दे लें, 1-2 सवाल 1-2 गलतियां होती ही होती हैं। और अगर आप ये मान लीजिए जल्दबाजी में कर रहे हैं, तेज पेपर कर रहे हैं, तब भी 1-2 ही गलतियां होती हैं। मैंने तो बहुत पेपर दिए हैं और स्पीड मेंटेन करके चला हूँ, शुरू से तेज ही करता हूँ पेपर। मुझे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा मैंने 10 गलतियाँ कर दी, 15 गलतियाँ कर दी, 1-2 ही गलतियाँ होती हैं। मैं कितना केयरफुल्ली भी कर लूँ, कितने भी सावधानीपूर्वक कर लूँ, तब भी 1-2 गलतियाँ होती हैं। और मैं जल्दबाजी में भी करता हूँ तब भी 1-2 ही गलतियाँ होती हैं। वो होनी है, वो एक प्रकार से कह सकते हो कि वो कंपलसरी हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते हो आप। लेकिन ये देखो, जब मैं जल्दबाजी में करता हूँ तो 1-2 गलतियों की वजह से, 1-2 गलतियाँ तो हुई, 1-2 गलतियों की वजह से पेपर मेरा जल्दी हुआ और
बाकी जो टाइम मिला मैंने वो दूसरी जगह लगा दिया। यानी कि एक दो गलत हुए सवाल, चलो चल गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके वहाँ पे 8-10 सवाल सही भी तो हो रहे हैं, उसी की वजह से मैं जल्दी जल्दी आपने पेपर किया, एक दो गलतियाँ हुई, लेकिन आपका टाइम बच गया। ठीक, उस टाइम से 8-10 सवाल आपने क्या कर लिए, सही कर लिए। तो ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या है कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक, प्रैक्टिस सेट की ही चीज़ें आपकी वहाँ पे एग्जाम में पहुँचेंगी मतलब क्या, जो आदतें आप यहाँ से लेके जाएंगे ना प्रैक्टिस सेट से, वो ही आदतें आपकी एग्जाम में काम आएंगी। ये एक हैबिट होती है, हैबिट धीरे धीरे बनती है, तुम अचानक नहीं बनती कि आपने शाम की वीडियो देखा और सुबह हैबिट बन गई। तो क्या है कि सबसे पहले प्रैक्टिस सेट जब लगाने बैठेंगे तो कोशिश करें कि एक बार में प्रैक्टिस सेट लगाएं पूरा, ठीक, 2 घंटे का, बार बार डिस्टर्बेंस ना हो वहाँ पर, ठीक है। माहौल पूरा देख लें कि बार बार आपको उठना ना पड़े प्रैक्टिस सेट के लिए। एक बार बैठ गए आप तो 2 घंटे आप प्रॉपर बैठे रहें, बीच में ये नहीं कि पानी प्यास लगी है या हमें कुछ अदर लगा है, ठीक, कुछ इशूज़ हैं, उसके लिए आप पहले से चीज़ें प्रिपेयर कर लें, ठीक है, आप पहले से तैयार कर लें। और वो एग्ज़ाम हॉल में भी वही चीज़ें करनी। दूसरा, जहाँ बैठे हैं ये देखें यहाँ डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा, ये तो नहीं कि कहीं ये आ जाए, कोई वो आ जाए, या मान लो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो पता चले बाद में जो है चेयर दिक्कत कर रही है, बाद में पता चले कि ये दिक्कत हो रहा, वो दिक्कत हो रहा, ठीक है। तो आप पहले वहाँ का माहौल देख लें, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात होगी, तीसरी बात क्या है कि आप स्टार्ट किससे करें, हिंदी से करें, जीएस, उसके बाद फिर अपना मैथ रीजनिंग जो भी चीज़ें, ऐसे सीक्वेंस से स्टार्ट करें। इसके बाद क्या है कि हिंदी को स्पीड में थोड़ा तेज करें, जीएस को भी तेज करें। जीएस में हिंदी में रिपीटेशन की कोशिश कम से कम करें, क्योंकि बार बार अगर रिपीट करेंगे आप तो आपके सवाल गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, सही होने के चांसेस कम होंगे। तो आप रिपीट कम से कम करें, एक बार में चीज़ें जो आपको ऑप्शन लग रहा है कि ये आ रहा मुझे, वो कर लो, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको करना है तो लास्ट में आके अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है। लेकिन मेरा तो यही, मैंने तो पर्टिकुलर यही देखा कि जिन लोगों ने जीएस में ज़्यादा दिमाग लगाया है, बार बार सवाल को पढ़ा है, उसकी गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं। जिसने पहली बार लगा दिया उसका ज़्यादा सही हुआ है, मैंने तो ज़्यादा, जहाँ तक मैंने देखा है। तो जीएस हिंदी के लिए हो गया। फिर मैथ के लिए आते हैं, मैथ रीजनिंग के लिए। देखो, टाइम कंज्यूम कौन करता है आपका, मैथ रीजनिंग ही कंज्यूम करता है। तो मैंने बताया पेपर स्टार्टिंग से तेज करना है, ठीक है। मैथ रीजनिंग में क्या करना है कि जब सवाल पढ़ो तो जब सवाल को पढ़ना स्टार्ट करो पहली लाइन से लास्ट लाइन तक, जब तक सवाल पढ़ो आप, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। जनरली जो लोग तैयारी जिनकी ठीक ठाक होती है, या कह सकते हो जिनका अच्छा सिस्टम होता है, जैसे मैं भी पर्टिकुलर या मेरे साथ के लोग हैं, उनके साथ ये होता है कि जब तक वो सवाल को पढ़ते हैं पहली लाइन से जब तक लास्ट तक पढ़ते हैं, तब तक उनका आंसर आ जाता है, ठीक है। यानी कि एक बार में ही आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि बार बार हम उसको रिपीट होकर पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करेगा। अगर आंसर नहीं भी आ रहा तो एक इक्वेशन आपके माइंड में बन जानी चाहिए, आपके पेपर में साइड में बन जानी चाहिए इक्वेशन, कि ये इक्वेशन है, इसमें मुझे एक्स का मान निकालना है, या मुझे ये सॉल्व करना है, ये निकालना है, मैं ये निकाल लूँगा, काम खत्म, ठीक। और फिर इसके बाद क्या है कि उसमें काटा पीटी ज़्यादा से ज़्यादा काटने का मतलब ये है कि इक्वेशन को छोटा से छोटा बना लो। ये नहीं कि हम भाग बड़े बड़े कर रहे हैं, गुणा बड़े बड़े कर रहे हैं, वो नहीं करना। जितनी चीज़ें कट जाएँ आपस में, या कहीं जीरो बन रहा हो तो जीरो बना लो, अगर कहीं एक बन रहा हो तो एक बना लो। जितनी चीज़ें हो सके छोटी से छोटी कर सको, यानी कैलकुलेशन छोटी से छोटी करो, कोशिश करो पेन ना उठाना पड़े, ठीक है। तो ये मैथ रीजनिंग के लिए आपका हो गया सिस्टम, इससे आपका टाइम बचेगा। आप जितने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें सब चीज़ों को अप्लाई करें, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर एक मैंने बताया नॉलेज, आपके पास जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना ही टाइम आपका सेव होगा, क्योंकि आपको अगर कोई सवाल आ रहा तो उसे आप बार बार नहीं पढ़ोगे, अगर नहीं आएगा तब उसे बार बार पढ़ोगे आप। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग अप्लाई करना। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया कि प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़ेगा। आप एकदम अचानक कोई बूटी नहीं होती, कि जादू की कोई छड़ी नहीं होती घुमा दी जाएगा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। आप यही 2-4 चीज़ें जो हैं, और कैलकुलेशन जो मैंने बताया, कैलकुलेशन क्या है, कोशिश करो माइंड में ही करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है माइंड में, हम लोगों ने की हैं। तो आप कोशिश करो कि जितनी भी ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हो माइंड में ही करो। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करो, देखना बहुत जल्दी आपको दिखेगा हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरा। और लास्ट में एक और चीज़, अगर कोई सवाल मैंने बताया ना कि कोई भी सवाल अगर मैथ में आपको लग रहा है, जब तक सवाल पढ़ोगे लास्ट तक आपको पता चल जाएगा इसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा जिद भी मत अड़ो, 2-4 सवाल छूटेंगे कोई दिक्कत नहीं, उसके चक्कर में 10-20 और जो हो सकते थे वो भी छूट जाएंगे तुमसे, ठीक है। तो उसको क्या करो, स्किप कर दो उस समय पर्टिकुलर टाइम के लिए। लास्ट में जब आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाए फिर दोबारा उसको अटेम्प्ट करो आके अपना, जब टाइम बच जाए। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब भी रफ वाला काम करना हो तो जो सवाल हो उसके आसपास थोड़ी वो जगह बचेगी,
उसके आसपास करो। इसका फ़ायदा ये मिलता है पर्टिकुलर, आप अगर रफ लास्ट पेज में करोगे जाके तो आपको लास्ट में सारी कुल मिला के एक प्रकार से छीछा लेदर होगी। वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा सवाल का कौन सा सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। सवाल के जस्ट बगल में अगर आप करोगे तो अगर आप दोबारा रिपीट मोड पे अगर आपको वो अटेंड करना पड़ा सवाल तो आपको वही बगल में दिख जाएगा, और जहाँ से आप सवाल छोड़ोगे वहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा, एक आने से सवाल नहीं शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन करना सवाल के बगल में ही देख, जो साइड में जिस जगह होती हैं वहाँ कर लेना, ताकि आपको थोड़ा लाइनिंग खींच लेना, जो जगह जितनी ब्लैंक हो उस पर लाइनिंग खींच लेना, तो ताकि आपको आराम से उसमें करने को मौका मिल जाएगा। तो जो ब्लैंक जगह हो क्वेश्चन के आसपास में वहाँ करना। एक होता है ऑप्शन रिड्यूस वाला सिस्टम, इसको देखो जब भी आप एग्ज़ाम दो, मेरा तो ये पर्टिकुलर रहता है, जब भी एग्ज़ाम दो आप जितने तरीके सवाल हो सकते हैं सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन रिड्यूस करने वाला सिस्टम होता है कि हाँ भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, उनको रिड्यूस कर दो। अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा पूरा सवाल, तो आप ऑप्शन चेक कर लो तुरंत। ठीक है, तो आप अपने आप को वहाँ कितना प्रिपेयर करते हो, अपना प्रैक्टिस सेट में कितना प्रिपेयर करते हो, कितना घटते हो, कितने तरीके सोच सकते हो, कब टाइम कम करने के लिए बचा सकते हो, वो सारी चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम हॉल में काम आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे अप्लाई करिएगा, अभी से अप्लाई करिएगा। जब अभी से आप अप्लाई करेंगे तभी आपको एग्ज़ाम हॉल में इसके रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। और बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए मैं उस पर वीडियो आपको बता दूंगा, उस पर मैं आपको समझा सकता हूँ कि हाँ भाई आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ प्रॉपर उसके संबंध में। ओके, थैंक यू।